नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। पिछले कुछ दिनों से देश में नए नए विवाद जन्म ले रहे हैं और आज ईद के मौके पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नमाज के बाद भीड़ घंटाघर पर इकट्ठा हो गई और जमकर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए। ये जो पूरी घटना है ये सहारनपुर में देखने को मिली, जहां पर फिलिस्तीनी झंडे थे हाथों में और फिलिस्तीनी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इनके हाथों में हरे रंग के झंडे थे और फिलिस्तीन का भी झंडा दिखाई दिया। इनमें से कुछ युवा तिरंगा भी लिए हुए थे। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरें वायरल होने के बाद प्रशासन ने अब इन लोगों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों के हाथों में हरे रंग के झंडे, इनमें से कुछ के पास फिलिस्तीन के झंडे और कुछ के जो टी शर्ट थी उस पर लिखा था गाजा। पहले ये सब शोर मचाते हुए घंटाघर पहुंचे। इस दौरान इन्होंने नारे लगाए और हुड़दंग करते हुए दौड़ते हुए नजर आए। इसके बाद घंटाघर पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ एकजुट हो गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से नए नए विवाद इस देश में पैदा होने से लगे हुए हैं। कभी औरंगजेब का विवाद शुरू हो जाता है तो कभी बाबर का, कभी राणा सांगा। अब ईद पर जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक तरफ इस विशेष समुदाय को खुश करने की पूरी कोशिश की जा रही थी, सौगाते मोदी किट का वितरण किया जा रहा था, दूसरी तरफ कुछ असामाजिक तत्व कह सकते इस तरह से निकल के आए और दूसरे देश के नारे इस देश में लगाने शुरू कर दिए। एक आरोप और लगा, आज सुबह एक आरोप और लगा, अखिलेश यादव ने लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे रोकने की कोशिश की गई। आपको सुनाते हैं कि इस घटना पर वहां के प्रशासन ने क्या कुछ बोला है और अखिलेश यादव ने अपने मामले को लेकर क्या कुछ बोला। देख रहा हूँ बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूं, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाए और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाए। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं कह सकता हूं, यह मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है। आज जनपद सहारनपुर में सोशल मीडिया के थ्रू एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लड़कों के द्वारा भारत का और एक अन्य देश का झंडा दिखाया जा रहा है। इस मामले की आवश्यक जांच की जा रही है एवं जांच के उपरांत इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाए। शुरू हो गया है सहारनपुर में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे हैं, वहीं नमाजियों के हाथों में हरे रंग के झंडे दिखाई दिए। घंटाघर पर वहां पर नमाजियों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उसके बाद एक और नए विवाद ने जन्म ले लिया। इस पूरी घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। प्रशासन लोगों को चिन्हित करने में लगा हुआ है। कुछ लोगों के पास गाजा लिखी हुई टी शर्ट भी है। देश में नए विवाद का एक और जन्म हो गया है, क्योंकि अभी तक औरंगजेब, बाबर और राणा सांगा का विवाद सामने आया था, राजनीति हो रही थी और अब इस विवाद को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी वो भी देखने वाली बात होगी। हालांकि ईद को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सख्ताई देखने को मिली और जो शुरू से कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से 30 लाख मुस्लिम लोगों को मोदी की सौगात दी जाएगी, सौगाते मोदी किट का वितरण किया जाएगा,
लेकिन कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से फिलहाल माहौल बना हुआ है और सहारनपुर में खासकर जो देखने को मिला, और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से राज शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अश्वनी शाही जी हैं, वहीं समाजवादी पार्टी से राकेश अहिर जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अश्वनी जी आपके पास से आना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार ईद पर मुस्लिम समुदाय को खुश करने की भी पूरी कोशिश की गई। सौगातें मोदी किट का वितरण भी किया गया और जो बीजेपी के नेता थे वो शुरू से इस बात को कहते रहे कि भैया बीजेपी की तरफ से अब की बार लोगों को ये कुछ दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आखिर कहां पर चूक रह गई? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार पहले से ही सख्त है, उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। अपने ही देश में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगते हैं, उनके झंडे दिखाए जाते हैं। विश्वास और माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, तो अगर सौगातें मोदी में दे दिया गया, पसमंदा मुसलमान हो या गरीब हो, जिसको भी दिया गया है, एक ईदी दी गई है, तो सबसे ज्यादा जो है खतरा महसूस किसको हुआ? हमारे विरोधी दलों को, कि भाई ये तो यहाँ भी नजर है, कहीं कुछ ऐसा मामला पलट न जाए। तो इन लोगों ने उसको दूसरी तरीके से प्रचारित करना शुरू कर दिया। उस समय प्रचारित नहीं किया। जब आयुष्मान हम देते हैं तो हिंदू मुस्लिम नहीं पूछते, सबको देते हैं। उज्ज्वला देते हैं तो सबको देते हैं। दीनदयाल लाइट देते हैं तो सबको देते हैं। हम राशन देते हैं तो सबको देते हैं। मकान देते हैं तो सबको देते हैं। तो जो भी योजनाएं हैं हिंदू मुसलमान पूछ के नहीं की जाती हैं। और ये आज एक त्योहार है, उनको अगर दिया गया तो हमारे विरोधी दलों के जो है सीने पर सांप लौटने लगा। दूसरी बात, इन लोगों ने जो भड़काने के लिए, देखिए सीए नहीं आया था हिंदुस्तान में, अभी लोगों को पता नहीं था किस तरीके से कितना दंगा फसाद हुआ। उसके बाद देखिए शाहीन बाग का नाम जनता को याद हो गया, लेकिन उसके बाद किसकी जमीन गई जरा आप बताइए, किसकी जमीन गई? कौन उसमें जो है मुसलमान भाई हमारा यहाँ देश से निकाला गया? कहीं कुछ नहीं, सब शांत हो गया। उसी तरीके से जैसे उसमें भड़काया था, उसमें तो सुरेश चाचा का पैसा लगा हुआ था। सुरेश चाचा पैसे नहीं दे रहे हैं तो आंदोलन नहीं हो पा रहा है। नहीं, ये फिलिस्तीन के बारे में बताइए। मैं उसी पर आ रहा हूँ। सुरेश चाचा का पैसा नहीं आ रहा है तो उस तरीके से आंदोलन नहीं हो पा रहा है। अब ये लोग भड़का कर कुछ जो है, ये वो मुसलमान भाई हैं जिनकी ट्रेन जो है 47 में 14 अगस्त को छूट गई थी। बाकी तो जो हमारे हिंदुस्तान में रहे, देखिए वो गंगा जमुनी तहजीब भी कहते हैं और आपसी भाईचारे का भी नारा लगाते हैं। हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं यहाँ, लेकिन ये जिनकी ट्रेन छूट गई थी वो लोग हैं, उनको कहीं ना शांति है यहाँ और ना शांति से रहने देंगे यहाँ के मुसलमान भाइयों को। तो कुल मिलाकर ये एक साजिश है और ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको घर से निकालेगी, जांच करेगी और उसके बाद जब जो करना होगा करेगी उनके साथ न्यायोचित। उसके बाद ये बिलबिलाएगा कौन? यही हमारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता ये बिलबिलाएंगे। जिस तरीके से आज अखिलेश जी बिलबिला रहे थे, अखिलेश जी को शर्म आती है कहने में कि मैं हिंदू हूँ। अखिलेश जी को कहने आज रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया भाई? जब आप 50 गाड़ी लेकर जाएंगे कहीं, कानून व्यवस्था की बात होगी, एक गाड़ी लेकर जाइए, उसी में तो आधा घंटा लगा उनको। और इमरजेंसी की बात कर रहे थे, इमरजेंसी अगर होती तो मैं आपके चैनल से, उनके प्रवक्ता बैठे हैं, इनके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश जी तक मैसेज देता हूं कि जिस तरीके से आपके पूर्वजों को, जैसे नीतीश जी हो गए, माननीय मुलायम सिंह जी हो गए, लालू प्रसाद जी हो गए, इमरजेंसी में कांग्रेसियों ने जिस तरीके से मीसा में शीशा पिलवाया था, वैसे ही 4 डंडे पुलिस लगाती और जेल में बंद। ठीक है राज शर्मा जी, क्योंकि सहारनपुर से आपकी पार्टी के सांसद हैं इमरान मसूद, और वहीं पर इस तरह का जो घटनाक्रम है वो देखने को मिला। अपने ही देश में फिलिस्तीनी जिंदाबाद के नारे, फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो सरकार की भी बनती है। आपकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया? तो क्या दिक्कत है? कौन मना कर रहा है उसे? जो करे पकड़ दो। मुझे नहीं लगता कि सीसीटीवी कैमरे से कोई बच पा रहा है। बंद कर दो। जो उपद्रवी करे, किसी भी चीज में करे, कोई जाति का करे, कोई धर्म का करे, बंद कर दो, सही हो जाएगा। जेल के ऊपर तो परिंदा भी नहीं उड़ता ना। अब इसमें मैं नहीं समझता कि ज्यादा कि राहुल गांधी आके बोलेंगे किसने कर दिया, क्या कर दिया, या अमित शाह जी बोलेंगे।
साफ बोलो, यहाँ पे डायरेक्ट बोलिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। जिसने दिखाया वो लड़का कैप्चर होता है, वो जो जितने आदमी होते हैं बंद कर दो। 1 साल बाद सुनवाई होगी, 1 साल से पहले कोई चीज नहीं होगी। भाई बहन हो ना प्रीत। फिर ये कहने की एक जज्बा तो चाहिए ना। हम तो यहाँ आए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, और मैं दावा करता हूं साई साहब को 4, 5, 6 शब्द कहना भूल जाए 10 मिनट नहीं बोल पाएंगे। बस 4, 5 न बोले, कांग्रेस, समाजवादी, राम, इमरजेंसी। यार इमरजेंसी हुई थी, मेरे नेता ने मानी गलत हुई थी, अगला इलेक्शन हारे थे, सजा मिल गई थी, फिर जीते। भाई ये तो साफ जाहिर है। अगर ये इनको बहुत जनता पसंद कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक इसी प्रकार मुलायम सिंह भी बने चीफ मिनिस्टर, उनको बेकार कैसे कह सकते हैं? लालू प्रसाद यादव भी बने, उनको बेकार कैसे कह सकते हो? जनता ने चुना, बस बन गए। मगर यहाँ एक फैशन चढ़ गया है कि आपका दामन मेरे से ज्यादा काला है, मेरा थोड़ा है तो मैं जायज हूं। यहाँ पे जो नाजायज है ना, वो भी अपने को जायज औलाद कह रहा है आज की तारीख में। आप कहिए देश के संग खिलवाड़ मत करिए। मैं कह रहा हूं यहाँ पे, जैसे राकेश भाई भी हैं प्रवक्ता, अश्वनी साई साहब भी हैं, क्या ये कह सकते हैं? बताइए मुझे। भाई जो गलत कर रहा हो सब पकड़ो, बंद करो। बिल्कुल 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 राज शर्मा जी, बात ठीक है आपकी, बात ठीक है आपकी, लेकिन इस तरह के विवाद जब जन्म लेते हैं ना, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता ही सबसे पहले आ जाते हैं। क्योंकि जब औरंगजेब का विवाद हुआ, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप फिर जवाब दे देना। जब औरंगजेब का विवाद हुआ तो सहारनपुर से ही सांसद इमरान मसूद वही सबसे पहले कूद कर आए। लेकिन मेरा जानना यह है कि आखिर ये माहौल क्यों खराब हो रहा है, ये जो नए नए विवाद हैं क्यों पैदा हो रहे हैं? मैं बोल रहा हूं, जब तक घर का मुखिया, स्कूल का मुखिया, यूनिवर्सिटी का मुखिया, देश का मुखिया मूल मुद्दों को भुलाकर दूसरी इधर उधर देख के बात करेगा, देश में यही होता रहेगा। 2014 के बाद क्या हो रहा है आप अभी देखिए। अश्वनी साई साहब, मैं दावे के संग कहता हूं, ये राम मंदिर, उसका नाम मत ले, बन गया ना मंदिर, हम भी गए, हम भी दर्शन करके भाई राम है, अब हम 9 दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, जल्दी से नहीं मिलूंगा। आज मैं मिला गया, मैं अपना पानी भी अपना पीऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी स्वच्छता का ध्यान मुझे रखना, ना कि अश्वनी साई साहब रखेंगे मेरी। मैं पंडित, मेरा व्रत, मैं नहीं खाऊंगा बाहर। जल्दी से हाथ नहीं मिलाता आदमी को, किसी भी समुदाय को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, मैं जल्दी से नहीं मिलाना पसंद करता, क्योंकि मेरे व्रत चल रहे हैं, मैं देवी की आराधना कर रहा हूं। लेकिन क्या दिक्कत पड़ रही है ना, एक बार बता दूं, आप लोग से मेरी निवेदन पुष्प भाई, भारतीय जनता पार्टी की नक्कारे नेताओं से इस देश को बर्बाद होने से बचाने में कुछ सहयोग करो। बहुत खराब हो रहा है देश, इसी पे उलझ गए। बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है। ठीक है। जिस बच्चे का एग्जाम है वो फेल हो जाएगा। और औरंगजेब क्या मतलब था भाई? आपको जो एक्शन करना था, अगर आपकी नियत में खोट नहीं होता, सरकार किसकी थी महाराष्ट्र में? क्यों नहीं पकड़ रहे? ओवैसी इतना बोलते हैं, मेरे प्रधानमंत्री को गाली बक देते हैं, क्यों नहीं बंद कर देते? नहीं करेंगे, क्योंकि अंतिम पायदान में जाकर इन सारी हरकतों से जो फायदा मिलता है वो अश्विनी साई साहब। ठीक है राकेश जी, आप इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं? क्योंकि बात कहीं ना कहीं फिर वहीं आ जाती है। आज सुबह अखिलेश यादव जी ने एक और आरोप लगा दिया कि मुझे रोका गया। ठीक है, ये किस तरह का कानून है, क्या प्रशासन है? ठीक है, अब सहारनपुर में इस तरह की घटना सामने आई है। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं तो कह रहा हूं कि आपके दर्शकों को नवरात्रि और ईद की मुबारकबाद की बधाई देता हूं। ये भारत ही दुनिया में एक ऐसा देश है जहां अमन, चैन और सौहार्द के लिए दोनों समुदाय की एक साथ धर्म मनाए जाते हैं। और उसमें अगर राजनीति कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती। नहीं, ये राजनीति की बात तो अलग रह गई, लेकिन दोनों धर्म एक साथ अच्छे से मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी निकल जाते हैं ना, जो आज देखने को मिले। मैं कह रहा हूं कि उसी संबल में आज 15-20 दिन से एक सीओ बयान देने का वो कानून में है। जिस तरीके से सीओ बयान दे रहा है, क्या ये पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह को ये नहीं सुने? पुलिस लॉ नहीं पढ़े? कानून में जब नहीं है कि सीओ बयान दे सकता है, तो सीओ को अब तक ये कार्रवाई क्यों नहीं की? ये तो खुद ही घी डाल रहे हैं।
और पहली चीज, दूसरी चीज ये है कि जो भी अगर वो झंडा दिखाया है, जैसे तो राज शर्मा ने कहा कि पुलिस उसे चिन्हित करेगी और उसे गिरफ्तार करेगी, जो भारतीय संविधान के तहत कानून में है उसके तहत कार्रवाई होगी। इस पे हमके और आपको बहस करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, बहस करने की जरूरत इसलिए, ये बहस भी नहीं है, दरअसल कह सकते हैं कि डिस्कशन हो रहा है इस चीज को लेकर। आखिर देश में वो लोग क्यों माहौल खराब करने की कोशिश करने से लगे? मैं कह रहा हूं कि देखिए पुष्पेंद्र जी, ये धर्म है, सबका धर्म है और भारत हर धर्म का सम्मान करता है, ये आपको भी पता है। नहीं तो उन लोगों को सम्मान थोड़ी करेंगे जो दूसरे देश का झंडा लहराएंगे। मैं तो पहले ही कह दिया कि कानून है, कानून अपना काम करेगा। आप उसमें ठीकरा फोड़ने और चिल्लाने की क्या बात है? और रही बात जी, वो इन्होंने अखिलेश यादव जी पे कहा कि 50 गाड़ी लेकर गए। शाही जी इतने वरिष्ठ हैं, इनको ये नहीं पता कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल और सरकारी गाड़ी होती है, वो कोई भाड़े का गनर और भाड़े का वो नहीं लेके चलते हैं। और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर जो लगाए गए हैं उनके साथ जाते हैं। अभी वहीं डिप्टी सीएम गए थे, उनकी गाड़ी एकदम गेट तक गई, उनके सारे प्रोटोकॉल गेट तक गए। और पूर्व चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी एक गाड़ी से जाएंगे। अरे कितनी बेशर्मी कैसे है? मैं कह रहा हूं दोहरी बेशर्मी है ये। आप कैसे कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को? क्या उनकी सुरक्षा नहीं है? ठीक है, हेमंत गुप्ता जी सुन पा रहे हैं? बताएं। हाँ, मेरा सवाल आपसे यही है कि नए नए विवाद पैदा होने से लगे हुए हैं, ठीक है, और लास्ट में आकर कहीं ना कहीं वो विवाद राजनीति से जरूर जुड़ जाता है, क्योंकि राजनीति के जो लोग हैं वो उसमें कुछ ना कुछ कमेंटबाजी कर देते हैं, तो ये सारे जो विवाद हैं और ज़्यादा तूल पकड़ लेते हैं। पिछले दिनों देखा गया औरंगजेब, और फिर देखा गया समाजवादी पार्टी के सांसद थे राणा सांगा को लेकर उन्होंने बयान दिया, ठीक है, तो और ज़्यादा हवा मिल जाती है इन मुद्दों को। अब सहारनपुर में एक नया विवाद ईद के दिन और पैदा हो गया, ठीक है, अपने ही देश में दूसरे देश के झंडे, ठीक है, आखिर क्या वजह है? देखिए चौधरी साहब, ये छोटा मोटा मसला नहीं है। आप मामले को घुमाकर इधर से उधर पलट दें, लोगों को गुमराह कर दें, गलत बयानबाजी दे करके थोड़ी देर के लिए आप बहुत कुछ लोगों को बहका तो जरूर सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक बहुत लोगों को आप बरगला नहीं सकते। सच्चाई ये है कि ये देश ने 1947 का जो दंश झेला है उसकी मरहम आज तक लग नहीं, और इसी वजह से वो घाव आज तक ठीक नहीं हुआ। वरना देखिए, एक तरफ लोग भाईचारगी की बात करते हैं, ये तो बात सही है, जहाँ हिंदू कम है वहाँ भाईचारा हो जाते हैं, और जहाँ हिंदू जाते हैं वहाँ भाईचारगी की बात होने लगती है। देश में जो आज हुआ है, शहर का काजी नदीम ने आज नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ने के बाद अधिकांश लोग चले गए। इसी बीच कुछ युवा एक तेजी से समूह घंटा घर की ओर दौड़ा, और दौड़ते हुए वो हरे झंडे के साथ गोल गोल घूमने लगे। हाथ में फिलिस्तीन का झंडा था, टी शर्ट भी पहनी हुई थी जिसमें गाजा लिखा हुआ था। आखिर ये बताना क्या चाहते हैं? बिल्कुल, आप इसका अगर अर्थ समझेंगे तो ये दूर तलक जाएगा। इसका बहुत अंदेशा, ये एक नए भारत को, एक नए भारत की टुकड़े करने के लिए ये एक तरह का प्रयास है, छद्म प्रयास है, और इसको बड़ी संजीदगी के साथ भारत सरकार को लेनी चाहिए। जिन्होंने भी ये हंगामा किया है उसका कोई सीधा मतलब सीधा है कि वो सोची साथी समझी साजिश के तहत किया गया है। बिल्कुल। अब देखिए, आप जो बता रहे थे ओवैसी साहब, ओवैसी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 3000 करोड़ की संपत्ति वक्त का दबाए हुए हैं और उसे मामूली उसका टैक्स देते हैं। आप देखिए, वक्त के पास जितनी जमीनें हैं उसका आर्टिकल क्या कहता है? 85। सिंपल सी बात है, वो उसका सेक्शन 85 कहता है कि अगर कोई भी वक्त अगर फैसला दे देती तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते अदालत में। ये क्या मतलब है? ये लॉ एंड इक्वलिटी का दुरुपयोग है कि नहीं है? पूरी तरह से दुरुपयोग होता है। उनका अर्थ और क्या कहता है कि वो संपत्ति जो वक्त ले ली है उसको किसी और को साबित करना पड़ेगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर देश में जहर ही फैलाना है तो उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, और कई लोग इन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हीं तरीकों में से आज ये है कि फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया, जबकि आपको पता होना चाहिए 1974 में भारत ने ही फिलिस्तीन के मुक्ति संगठन को मान्यता दी थी। 1988 में फिलिस्तीन को
नया राज्य या स्टेट बनाने के लिए भारत ने ही मान्यता दी थी। 18 जुलाई 2023 को गृह मंत्रालय एक ऐसा है हमारा भारत का, जिन्होंने एक ध्वज संहिता के बारे में सभी राज्यों को बताया कि देखिए आप किसी भी देश के झंडे को तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब उसके बारे में मानवाधिकार का हनन हो रहा हो। बताइए भारत में कौन सा मानवाधिकार का हनन हो रहा है जो आप झंडा दिखाए? ये तो पूरा देशद्रोह है, ये तो आतंकवादी गतिविधि है। सरकार को भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत धारा 113 और 152 के अंतर्गत ऐसे लोगों को चिन्हित करके जेल में डालना चाहिए। इनकी सजा 5 साल या जीवन भर की कारावास होनी चाहिए। ठीक है, तो देशद्रोही और ठीक है गुप्ता जी। अश्वनी जी, क्योंकि अगर 2014 से पहले की बात करें हम, ठीक है, तब इस तरह के नारे भी देखने को मिल जाते थे, आज भी देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ बदलाव हुआ आपकी सरकार में? आवाज नहीं आ रही आपके। मैं ये कह रहा हूँ 2014 के पहले कौन से नारे देखने को मिल जाते थे, जरा सा मुझे खुलासा करिए उस पर, तो फिर आगे बढ़े हम। ये नारे कहाँ मिलते थे, क्या प्रोसेसन होता था, किस तरीके से जो है मुसलमानों के लिए जाकर खड़े होते थे, जो डाकुओं के लिए आतंकियों को छोड़ने की कब जो है कोर्ट में कब अर्जी दी जाती थी। मुजफ्फरनगर के दंगा के मुसलमानों को जो है जो दंगा करते थे उनको जो है 90 करोड़ का बजट कब दिया गया था, जरा बताइए ना। अब भी होता तो बताइए कब दिया गया था। पुष्पेंद्र जी जो है अगर खुलासा करें तो मैं उस पर आगे बोलूं। ये काफी जगह देखने को मिला। आप मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिला था। ठीक है, मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए तो 90 करोड़ का बजट जो है समाजवादी सरकार ने वहां पर मुसलमानों के लिए दिया। अभी संभल में जब पाकिस्तानी गोलियां मिली, साहिब जी जो पुराना था वो चला गया, उसे 5 लाख रुपए दिया गया। साहिब जो पुराना था वो चला गया, लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति है। आपने कहा कि बताइए, आपने कहा 14 के पहले भी नारे लगते थे, आज भी लग रहे हैं। कौन से नारे लगते थे 14 के पहले, जरा बताइए ना हमको। 14 के पहले तो 14 के पहले जो चुनाव हुआ उसके जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होना था, आप बात को जम्मू कश्मीर में ले जाना चाह रहे हैं कि 2014 से पहले वहां क्या था, आज सब कुछ बदलाव हो चुका है। मैं अभी दिल्ली में ही आपको रखूंगा, कहीं जम्मू कश्मीर नहीं ले जाऊंगा। 123 संपत्तियां चुनाव की घोषणा के 1 दिन 2 दिन पहले ही दे दी जाती हैं। क्यों भाई, वो तो कौन से नारे लगे उसमें। 123 संपत्तियां वक्फ को दे दी जाती है सरकारी, जिसमें कई हजार करोड़ की संपत्ति थी वो, तो उस समय कौन से नारे लगे। आज जो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक दलों के द्वारा भड़काने के बाद हो रहा है, क्योंकि जयपुर में हिंदू भाई मुस्लिम समुदाय के ऊपर फूल बरसाते हैं और दरभंगा में मुस्लिम समुदाय कलश यात्रा लेकर जा रही हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर पत्थर चलाते हैं। ये फर्क हुआ है आज। और ये फर्क डालने वाले, मैंने पहले भी बताया कि जिन लोगों की ट्रेन छूट गई थी 47 में और जिनको जो सनातन को एरिडिकेट करते हैं वो लोग उसके पीछे खड़े हैं, मुसलमान आतंकियों को छोड़ने की जो बात करते हैं वो खड़े हैं, हिंदुस्तान का कोरा संविधान लेकर घूमने वाले जो लोग हैं वो खड़े हैं। इस तरीके के लोग खड़े होकर नहीं, वैसे भी राज शर्मा जी ने और राकेश जी ने तो साफ कर दिया है कि वो जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। पड़े जा रहा है, बताने कौन आता है, यही तो बिलबिलाएंगे पुष्पेंद्र जी। अभी सुनिए, अभी बिलबिलाएंगे। आप पकड़ लो ना। ये बीच में नहीं, ये डबल वीटो पे नहीं, सबको बात करना हो तो बताइए। पकड़ के कल हमें बता दो, अच्छी बात है, सजा दे दो। क्या दिक्कत है आपको? सुननी हो तो मैं अकेले बोलूं, ज्यादा बेहतर है। ठीक है शर्मा जी, कौन रोक रहा है आपको ये बताओ। ठीक है शर्मा जी, अभी मैं कुछ बोलूंगा, राज शर्मा पर्सनल होने लगते हैं क्योंकि सबसे तो है रहते नहीं इनके। कहना चाह रहा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे फिलिस्तीनी का झंडा मेरा मौका है, जब आपका आएगा तो बोलिएगा। इसी पे आ जाए। नहीं, आप कहीं मत जाइए, पहले मेरा खत्म हो जाने दीजिए। शर्मा जी ठीक, अपना जवाब दे देना बाद में। एक बार सुनिए, उन्हें पकड़ते कब बताएंगे, ये बताइए कब बताओगे आप इन्हें पकड़ता हुआ। बोलिए अश्वनी जी। ये रूट जाते हैं, यही देखिए शर्मा जी प्लीज। यही होता है। मैं तो कह रहा हूँ कि पकड़ने की बात है ना, वो जमानत पर छूटे हुए लोग जब अपराधी घोषित हो जाते हैं सदन के द्वारा, तो लोग कहते हैं अरे वो तो गलत है भाई, वो तो कुछ है ही नहीं है। चलिए भाई, सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बरी कर दिया, वरना सजायाफ्ता तो हो ही गए थे।
सांसदी चली गई थी, ऐसे लोगों की भी बात कर लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार, लोग तो तड़ी पार भी हुए थे, लोग तो तड़ी पार नहीं हुए थे। अगर कोई कांग्रेस का प्रवक्ता यह कह दे कि तड़ी पार हुए थे, मैं तो कहता हूँ जो मईका लाल है राहुल गांधी जी पे इल्जाम को सिद्ध कर दे। ओपन चैलेंज जो मईका लाल है, बताए राहुल जी का गलत किया है। गुजरात की कोर्ट ने उसको कर दिया था, सजा मिल गई 2 साल की, सांसदी गई, उच्चतम न्यायालय से रिलीफ मिला, क्या हो रहा है आपका, बची, वरना सांसद न रहते। आप ढूंढे से नहीं मिलोगे, मैं दावे के संग ढूंढे से नहीं मिलोगे। ठीक है, ठीक है, नजर आओगे आप लोग। ठीक है, सरकार गिरेगी आप लोग जेल जाओगे, जेल, यू विल बी बिहाइंड द बार। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, राज शर्मा जी, ठीक है, सवाल ले लेता हूँ, जेल जाएंगी, राहुल गांधी जेल जाएंगे, जमानत पर घूम रहे हैं। राज शर्मा जी हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है राज शर्मा जी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि ये विवाद आज का है, इससे पीछे चलते हैं। पुष्पेंद्र जी, हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता को बताइए अपनी जबान पर कंट्रोल रखें और मेरे समय में ना बोले। अगर यहाँ पर आपने बुलाया है मुझे, ये नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, मैं सभी से माफी चाहता हूँ, सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि बिल्कुल प्यार से और एक एक करके मास्टर ना बने यहाँ पे, एक एक करके। राज शर्मा जी मेरी बात सुन लीजिए, खाओगे राज शर्मा, किसी दिन सही हो जाओगे। ठीक है, ठीक है, राज शर्मा जी बोला करो, बीच में मत बोला करो। राज शर्मा जी मेरी बात सुनिए, क्या बोला मैंने तुम्हारे बीच में नहीं बोला है राज शर्मा, और डिबेट में कुछ आता नहीं है तुमको, आकर बैठ जाते हो डिबेट करने को बोलने की। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। राज शर्मा जी सवाल ये है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बेवकूफ आदमी से बीच में मत बोला करे। अब आवाज डाउन कर दीजिए, आवाज डाउन कर दीजिए, चेहरा देखो कैसे हो जाता है, आवाज डाउन कर दीजिए, ठीक है। राज शर्मा जी सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि ये विवाद तो आज का है और कई दिन से नए नए विवाद पैदा हो रहे हैं। मैं इसीलिए उन विवादों को बीच में लेकर आ रहा हूं जो खुद राजनीति के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो पैदा कर देते हैं और जानकारी होती नहीं है। ठीक है, आप मुझे सीधा सीधा जवाब देना, अभी जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उन्होंने जो राणा सांगा को गद्दार कहा था, आप समर्थन में है, क्या है? मैं बिल्कुल जवाब दूंगा डायरेक्ट। यही बात, ये जो बेटी जलाओ पार्टी के प्रवक्ता बैठे ना, बेवकूफ, उनसे भी पूछना, उन्हें नहीं कहना चाहिए था। उन सांसद को, क्योंकि वो सांसद हैं, उनके हजारों लोग फॉलोअर हैं, उन्हें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए था। बोलिए और। ठीक है राकेश जी, आपके खुद के नेता उनके समर्थन में हैं, अखिलेश यादव जी, और विवाद ये मत सोचना कि आज का विवाद है, थोड़ा सा मुद्दे से हट रहे हैं, सब एकदम पैचा पे जुड़ा हुआ सारा। मैं कह रहा हूँ रामजी लाल सुमन ने अगर सदन में बयान दे तो सदन में कार्रवाई हो। तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने क्या बयान दिया था, क्यों करणी सेना के लोग उनके घर नहीं गए पत्थर फेंकने, क्यों हिम्मत नहीं जुटा पाए? देखिए इस बात के पक्ष में तो मैं भी नहीं हूं कि करणी सेना वहां पर गई और करणी सेना ने हंगामा किया, तोड़फोड़ किया, मैं भी पक्ष में नहीं हूं। कानूनन सबको कार्रवाई करनी चाहिए, कानून जरूरी है, लेकिन आप सीधा से बोलिए, आप इस बयान के समर्थन में है या नहीं? देखिए, ये मुझे विकल्प नहीं दिए हैं कि दो, मेरी बात आप सुनने नहीं रहे। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने सदन में बोला था कि सड़क पे बोला था? सदन में। तो सदन में कार्रवाई होगी ना। तो मतलब बाहर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर सदन में उन्होंने बोला था तो सदन में कार्रवाई होती। सदन के नियम के अनुसार अगर वो गलत होता तो कार्रवाई होती। और रही बात कि भरत शर्मा जो विधायक थे बीजेपी के, उन्होंने बोला था, क्या वो जो हत्या कराए थे गोगा मेड़ी का, उनके यहाँ पत्थर मारने की हिम्मत नहीं दिखाए? इसलिए वहां हिम्मत दिखाए क्योंकि वो दलित जाति से आते थे। बताइए, आप बताइए, वरिष्ठ पत्रकार है कि मुख्यमंत्री 2 किलोमीटर पे बैठे हो और जब जिस जिले में मुख्यमंत्री जी जाते हैं उस जिले में चप्पे चप्पे पे पुलिस हो और 15 किलोमीटर बैरिकेटिंग घसीटते हुए जा रहे थे। अच्छा, जान मारने की नियत से अब तक तो कोई गाड़ी से टच हो जाता तो पुलिस मुकदमा लिख देती थी। क्या अभी तक पुलिस मुकदमा क्यों नहीं लिखी? देखिए राकेश जी, मैंने शुरू में कहा, ठीक है, कि मैं हिंसक मामलों में बिल्कुल भी मैं नहीं मानता कि लोगों को हिंसक तरीके से किसी तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। कानून है, कानून के तरीके से करनी चाहिए, और कहीं भी ऐसा मामला होता है ना तो हिंसक रूप तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन बात यही है
कि मैं कह रहा हूं अखिलेश कि उसका यादव क्या ये पीडीएफ माफी फॉर्मूले के लिए, मांगेंगे? अखिलेश जो यादव जी कृत्य उन्होंने पीडीएफ किया। फॉर्मूले के लिए उसमें जो डी जोड़ा हुआ है उसके लिए आप जबरदस्ती समर्थन करने से लगे हो, जबकि पता है कि मैं कह रहा हूँ अखिलेश जी उन्होंने जबरदस्ती नहीं, पुष्पेंद्र जी आप गलत बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इतिहास जो घटना होता है उस पर इतिहास बनती है, कोई मनोहर कहानियां नहीं लिखी जाती इतिहास में। अच्छा, तो उन्होंने बोला मैं कि कह रहा हूं राणा कि सागा अब तक- गद्दार नहीं, थे और मैं कह बाबर रहा को हूं, उन्होंने सुनिए बुलाया, पहले। कहीं पर लिखा हो तो आप मुझे दिखा मैं दीजिए। कह रहा हूं उन्होंने अगर अपनी बात को खेत प्रकट कर लिया था हाँ, तो इस पे इतना बखरा खड़ा नहीं करेगा। और रही नहीं, बात नहीं, अगर नहीं। ये खेत प्रकट कहाँ किया? वो मैं कह रहा हूं तो महाराज खेत जी पे प्रकट कहाँ किया है, ये अंगूठा बताइए। से तिलक क्यों लगा है? राकेश जी खेत प्रकट नहीं, किया नहीं, है मैं कह उन्होंने? रहा हूं अंगूठे के पैर से तिलक क्यों लगा? क्या इतिहास में नहीं लिखा है? राकेश मान जी, सिंह कौन थे? राकेश जी उन्होंने खेत प्रकट नहीं किया नहीं, है। मैं कह रहा हूँ जय सिंह कौन थे? क्या ये उनको अपने आदर्श मानते होंगे? मैं नहीं मानूंगा। राकेश जी एक बात बताइए, नहीं, एक बात अश्वनी साई बताइए, जी को मत बोलने एक देना। बात बताइए, ये गलत बोलते हैं। अगर एक बात बताइए राकेश जी, बीजेपी की तरफ से अगर कोई ऐसा विवादित बयान दे तब भी मैं कह रहा हूं सवाल पुष्पेंद्र बनते हैं, जी, कांग्रेस बहुत की अच्छा तरफ से सवाल किया। बयान दे तब भी सवाल बहुत बनते हैं। अच्छा आपने सवाल किया, मैं चाह रहा था कि ये भी मैं आप सवाल करें। मैं आज एक डाटा भी लेकर आया हूँ। ठीक है। 42 बार सूबे के मुख्यमंत्री ने बाबर की औलाद कहा। 42 बार। कितनी बार? 42 बार। एआई के थ्रू मैंने ये आंकड़ा निकाला। 42 बार सूबे के मुख्यमंत्री अब तक कह चुके कि ये बाबर की औलादे हैं, ये औरंगजेब की औलादे। तो क्या ये चीजें उनको शोभा देती है? कौन जन्म देता है? बाबर का नाम और औरंगजेब का नाम कौन लेता है? अरे आप तो मुख्यमंत्री थे, आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप सौगात दीजिए, अच्छे काम करिए, शिक्षा पे काम करिए, चिकित्सा पे काम करिए, सुरक्षा पे काम करिए। कौन आपको रोक रहा है? क्यों आप इतिहास पे जा रहे हैं? कौन बाबर का औलाद है, कौन औरंगजेब का औलाद है? जब आप इतिहास को कुरेदेंगे तो आप सुनने की क्षमता भी रखिए। आप बताइए, मान सिंह, मैं तो पूछ रहा हूँ शाही साहब से, इनके आदर्श हो सकते हैं? मान सिंह, जय सिंह इनके आदर्श हो सकते हैं? जय सिंह इनके आदर्श हो सकते हैं? ठीक है, 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 ये माहौल खराब जिन्होंने ठीक देश के है, साथ ठीक है, गद्दारी साहिब जी किया। जवाब दीजिए। हालांकि जो राकेश जी अभी आपने कहा कि अगर इतिहास के पन्नों को छेड़ेंगे तो इस तरह की जो घटनाएं हैं फिर वो ताजा हो जाती हैं, लेकिन ये जब औरंगजेब का मामला हुआ था उसके बाद अखिलेश यादव जी ने बोला था, लेकिन तुरंत ही उनके खुद के नेता ने इतिहास के पन्ने खोल दिए। खैर ठीक है, जो भी है, शाही जी 2-3 बातें राकेश जी ने उठाया है। पहले सुन तो पुरुषोत्तम लीजिए, रूपाला, पहले सुन तो रूपाला लीजिए जी का। साहिब। अरे सबसे सुन रहे थे, सबसे अब क्या राकेश जी, अरे राकेश जी यार, दोबारा आप जाओ, राकेश हो गए, जी, साहिब राकेश जी साहब। दोबारा जाओ। नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ, बताओ, ये सवाल कर रहे थे तो मैं जवाब दे दूं। कोई आपका लेक्चर सुनने आए हम लोग। मैं कह रहा हूँ कि जब राकेश जी, माननीय राकेश अखिलेश जी, यादव जी ने राकेश माननीय जी, अखिलेश यादव जी ने क्या कहा? हाँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो इतिहास में घटनाएं घटित हैं, आज बताइए, इनके एक आरएसएस के नेता हैं भैया जोशी जी ने, उन्होंने कहा कि औरंगजेब की मृत्यु यही हुई और कब्र भी यही उनकी है और कब्र रहेगी भी, कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो आरएसएस के दो तरफे चीज है ये। भारतीय जनता पार्टी, एक कहावत हमारे पूर्वांचल में है कि गुड़ से परहेज करेंगे और गुलगुला से नहीं। बिहार में चुनाव है तो 30 लाख सीट बांट रहे हैं, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ठीक है राकेश जी, ठीक है, शाही जी। जी, राकेश जी ने बहुत 2-3 बातें कही, उसका मैं पुरुषोत्तम रूपाला जी से शुरू किया। इन्होंने मैं शुरू टाइम करता मत दो, पुरुषोत्तम रूपाला जी बेकार ने। की इधर उधर की बातें रसरमा जी बोलेंगे। प्लीज, रसरमा जी प्लीज। पुष्पेन जी ठीक है। आवाज अगर इतनी कम नहीं करा सकते हैं तो मैं शांत हो जाता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, रसरमा जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बेशर्मी तो मैं लेके बहस नहीं करता हूँ। ये 2-4 चैनलों पर आते हैं, मैं तो राष्ट्रीय अच्छा, चैनलों पर भी गुप्ता। बैठता हूँ, तो ये समस्या नहीं इनकी जो है, तो क्या इनकी यही हुआ समस्या यार? है। मुझे ये नहीं पता क्या हो, रॉबिन हुड हो? कतई साई साहब पुष्पेन रॉबिन भाई। हुड बन जाते हो। रसरमा जी, पुष्पेन भाई, रसरमा जी जवाब पुष्पेन ले, भाई। जवाब नहीं दीजिए, रूठना है। बोलिए, देखो कैसे रूठ रहे हैं। बोलिए, बोलिए। देखो तो ये काहे रूठ रहे वैसे? पुरुषोत्तम रूपाला जी ने माफी मांग लिया था और माफी ये जो नहीं मांगा। रामजी लाल पहली हैं, बात, आप ये झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं साहिब जी, देखिए, अरे, एकदम आप एकदम झूठ देखिए, मत बोलिए। राकेश जी, उन्होंने राकेश जी, माफी राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी कहीं के कोई प्रवक्ता तथ्य ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल रहा दिखा हूं। दीजिए, वो माफी नहीं मांगे थे पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। राकेश जी, उन्होंने माफी मांगा राकेश जी, था। मैं आऊंगा आपके पास। उन्होंने माफी मांगा था। राकेश जी, मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप मांगी। जवाब दे देना। एक बार सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद जवाब दे देना, मैं जवाब इनके दे बीच दूंगा। में तो मैंने नहीं बोला, यही क्या ये पुष्पेन जी बहस का ये कोई क्या कर तरीका रहे थे नहीं बार है। बार? ठीक है, बोलो, उंगली क्यों बोलो। उठा रहे थे फिर? मैं शांत हो जाता हूँ, बहस करा लीजिए, मैं शांत हूँ, कराइए। रसरमा जी प्लीज। भाजपा के बगैर भी हो सकती है बहस। नहीं नहीं, करा शाही जी लीजिए, करा प्लीज, लीजिए। रसरमा जी, ठीक है, बोलिए शाही जी। शाही जी, मैं कह रहा हूं पुरुषोत्तम रूपाला जी ने चुनाव के समय ही
राजपूत संगठनों ने इतना विरोध किया कि उन्होंने जो है वहां पर माफी मांगी। पहली बात, रामजी लाल ने कहा कि मैं मरते मरते मर जाऊंगा, माफी नहीं मांगूंगा। राकेश जी ने कहा कि उन्होंने अपनी बात वापस ले ली थी, इन्होंने कहा अभी। तीसरी बात, मैं मतलब उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार किसी भी हिंसा का कहीं भी समर्थन नहीं करती है। जो हुआ था वो गलत हुआ था, लेकिन जो वीडियो आया है रामजी लाल के घर के ऊपर से जो पत्थर चले हैं वो भी गलत था। और ये जो करणी सेना के लड़के थे, पुलिस ने इनको किस तरीके से डंडों से पीट कर, अभी कई लड़के अस्पताल में भर्ती हैं, जेल में, वहां थाने में रखे गए। सबको रात को दूसरे दिन वहां दूसरे दिन वहां से पकड़े गए। ऐसा नहीं। तीसरी बात, 2 किलोमीटर से इससे कानून व्यवस्था आप तो लॉ एंड मैं तो ऑर्डर किसी समझ के सकते बीच में हैं नहीं बोल रहा हूँ राकेश जी कि मुख्यमंत्री 2 किलोमीटर अब क्या मीडिया डाउन करने का कुछ नहीं होता है क्या? हमला हो रहा है। राकेश जी आपकी बात सुनी जाएगी, पूरी समय मिलेगा, 1 घंटे की डिबेट है, 1 घंटे की डिबेट है, ये भाजपा के गुंडे हैं। 1 घंटे की देश डिबेट। को बोलने नहीं देते हो। पूरे सनातन मैं कह रहा हूँ कि जो गोगोई की हत्या किया है हिम्मत, तो मैं तो कह रहा हूँ सही पे बैठ के कि चले जाए पत्थर मार दे। क्या बहस करूं पुष्पेंद्र भाई? मैं कह रहा हूँ रामेश्वर शर्मा जो विधायक है बीजेपी ऐसे का, बहस नहीं होती है। चलिए ठीक है, हेमंत गुप्ता जी सुन पा रहे हैं? हेमंत जी सदन में बोलता है, चलिए ठीक है, शांत हो जाइए। बोलता है, ठीक है। और तो वहाँ पर शेर रहता है, और उसकी औकात जब घर पे जब लड़के चढ़ जाते हैं दलित हो जाता है। ऐसे है इतने कि आप दोगले चरित्र के ये लोग बोलने वाली हैं, पार्टी ये सुनना चाहते हैं। ये दोगला चरित्र है। जब मैं जो कह रहा वहाँ हूं पर कि चले बोलता है जाएगा। सदन के भीतर की कुछ नहीं हो सकता है। जब लड़के चढ़ जाते हैं तो वो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हेमंत जी दलित कार्ड नहीं आवाज डाउन कर दीजिए, आवाज डाउन कर दीजिए आप। हेमंत जी, जवाब अगर जितनी बात हेमंत जी, क्योंकि ये मुद्दा भी काफी ज्यादा विवादों में रहा, और सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर यहाँ पीडीए की बात करते हैं तो अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि वो दलित नेता हैं, इस वजह से उनके घर में तोड़फोड़ की गई। दूसरी तरफ जो मायावती हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि दलित नेता नहीं गिना जाए, अगर वो सांसद है तो दलित नहीं गिना जाए। और जब मेरे साथ गेस्ट हाउस में कांड हुआ था तो तब लोग कहाँ थे? देखिए, मायावती जी ने बहुत बिल्कुल सही बात कही। जब उनके साथ ये हादसे हो रहे थे तो यही सपा वालों ने ये कांड कराई थी। उस वक्त कहाँ थे? और अखिलेश यादव उस वक्त ये कुछ बोल तो नहीं रहे थे। ये तो बात सही है। अभी भाजपा के खिलाफ उन्होंने कहा कि गौशाला से गंध आती है, जबकि वो यादव है और यादवों के खिलाफ बोल रहे थे कि यादव वोट उनको मिल जाएगा। अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति में नंबर 1 में आज उभरे हुए नेता है। उनको जो चीज नहीं बोलना चाहिए वो चीज बोल रहे हैं। क्यों? उनकी जमीन खिसकती जा रही है। उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे, इस वजह से वो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। ऐशाबाद जाने के लिए उनको 4 गाड़ियों की क्या जरूरत थी? 1 गाड़ी से भी जा सकते थे। आखिर आज ऐशाबाद जाकर के हंगामा को सूख देने का क्या मतलब से करता है? इतना शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं? एक से चीफ मिनिस्टर 1 गाड़ी से जाएंगे, फिर सुरक्षा क्यों दिए? अरे आप ऐसे राजनीतिक राकेश सुन लीजिए, आप चैनल पे चापलूसी करके बैठे हैं। मुख्यमंत्री 42 बार बाबर के औलाद कहता है, औरंगजेब का औलाद करता है, आप चापलूसी कर रहे हैं। चापलूसी ये आप अपनी लगाम को जवाब दीजिए। अगर आप सुन नहीं सकते हैं, आप गलत बोलेंगे तो मैं कतई नहीं सुन पाऊंगा। आप पता होना चाहिए, आपको सुनूंगा। आपसे ज्यादा जानकारी चापलूसी करेंगे, ज्यादा नॉलेज आप अपनी लिमिट पर आए। राकेश जी सुन लीजिए, राकेश सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। इनके बाद तुरंत आपसे सवाल लेता हूँ, आपसे सवाल लेता हूँ। आप जानते नहीं कानून बेहूदगी ना करें। हो रही है राकेश जी ऐसे नहीं बैठाएंगे तो कोई आपके डिबेट में नहीं आना पसंद करेगा। राकेश जी बेहूदगी ना करें, सुनने का ताकत रखिए। राकेश सुन लीजिए, ठीक है, एक एक करके सबसे सवाल ले रहा हूँ, एक एक करके सबसे जवाब भी ले रहा हूँ मैं। अगर मौका दे रहा हूँ तो ऐसे नहीं। राकेश सुन लीजिए। हेमंत जी। गुप्ता जी, मैं ये कह रहा हूँ, 1 मिनट नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ डिबेट है। और मैं साई साहब से भी कहता हूँ ये मत धमकी दिया करो, छोड़ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। हम अपनी बात कह रहे हैं, कोई रिश्तेदारी नहीं कर रहे किसी से। अपनी पक्ष को ठीक है, ठीक है। मगर मैं साई साहब को कह रहा हूँ शो को खराब मत करा करो कि मैं चला जाऊंगा छोड़ के। याद रखना, बार बार साई साहब कह रहे छोड़ के चला जाऊंगा, चैनल बुलाना बंद कर देगा तो डिप्रेशन में आ जाओगे। नहीं, ये गलत है, बीच में से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर पूरा मजा खराब हो जाता है। धमकी देनी है चैनल में, शो को खराब मत करो। आप अपनी बात कहिए,
मगर शाहिद साहब रूठ जाते हैं, मैं जा रहा। इनका हर चैनल में यही है। चलिए ठीक है। अच्छा राकेश जी अभी हेमंत गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही, अभी हेमंत गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही, ठीक है, क्योंकि जब दुर्गंध और सुगंध की बात चल रही थी, किसान परिवार में अखिलेश यादव जी जन्मे हैं और उनके कई बयान भी देखे थे मुलायम सिंह यादव जी के, जब उन्होंने कहा था कि आपके घर में इतनी भैंसें नहीं होंगी जितनी हमारे घर में भैंसें हैं, और उन्हीं को अगर गोबर से दुर्गंध आने लगे तो फिर कैसे काम मैं कह रहा हूं कि मैं उसके जो सुबह के अखबार को देखा और उनके स्टेटमेंट को देखा माननीय अखिलेश यादव जी, और सारे हिंदी अखबार को भी देखा और अंग्रेजी अखबार को भी देखा। हेडलाइन छपी थी कि गौशालाओं में भाजपा के भ्रष्टाचार का दुर्गंध, अखिलेश यादव, ये हेडलाइन लगे। आपको मैं बता दूं, जौनपुर से लगा के बनारस जहां प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, अभी भी आपको बता दूं कि मैं चाहता हूं कि हेमंत गुप्ता जी अगर मुझे अपना नंबर दे दे तो व्हाट्सएप पे मैं गौशाला का लाइव वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे उनके 100 को कुत्ते नोच रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि 900 रुपए में क्या किसी व्यक्ति का पेट महीने भर में नहीं भर रहा है, तो एक गाय का कैसे पेट भर लेंगे। दूसरी चीज कि अगर ये गाय के इतने बड़े प्रेमी हैं तो गोवा, मेघालय, आसाम, नागालैंड में गाय काटने की अनुमति देते हैं और कहते हैं कि बीफ बैन नहीं होगा हमारी सरकार में, हमको वोट दीजिए। और जैसे हिंदी भाषी प्रदेश में आते हैं तो गाय इनकी माता हो जाती है। इन्हीं के एक विधायक नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं कि पैसा लेकर 50,000 प्रतिदिन गाय काटी जा रही है, तब उस पर बवाल नहीं हो रहा है। आधा अधूरे बयान को देख के उसको नरेटिव बनाया जाता है कि दुर्गंध, उसमें भ्रष्टाचार है। मैं तो कह रहा हूं कि आपके चैनल का और हेमंत जी को मैं निमंत्रण देता हूं कि आइए, और गौशाला मैं भी चल रहा हूं और देखें दुर्दशा पे, तब इनको समझ में आएगा कि ये अखिलेश यादव क्यों किया। मैं कह रहा हूं नहीं राकेश जी अगर हम गौशाला की बात करते हैं तो इतनी जानकारी तो मुझे भी है, हमारे आसपास भी गौशालाएं हैं, तो वो चीजें देखने को नहीं मिलती जो सरकार दावे करती है, और आज भी सड़कों पर गाय ऐसे ही खुले में मिल जाती हैं। लेकिन बात तो उनके बयान की जब आती है तो उनके बयान की आलोचना भी होती है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं उन पर, ठीक है, कि इस तरह के जो बयान वो दे रहे हैं। फिर बात कहीं ना कहीं जोड़ दी जाती है कि यदुवंशियों को तो हमेशा से गायों से प्यार था और वो खुद इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा नहीं पुष्पेंद्र जी, मैं कह तो रहा हूँ, हेमंत जी वरिष्ठ जो भी हैं बौद्धिक व्यक्ति हैं, मैं इनसे कह रहा हूँ कि अगर आप चैनल पे राजनीतिक विश्लेषण के रूप में बैठे तो आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, थोड़ी सी, मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं और जो सही है उसको कहें। मैं बैठा हूं, मैं सुनूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मेरी भी समय इनको दीजिए हेमंत जी को, मैं नहीं बोलूंगा। मैं कह रहा हूं कि आजमगढ़ में पुलिस कस्टडी में एक दलित नौजवान को 3 दिन से रख के पीट के मार दिया गया, हत्या कर दी गई पुलिस ने। लगातार पुलिस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में मौत हुआ और मानवाधिकार ने सबसे ज्यादा नोटिफिकेशन अगर कोई किसी को दिया है नोटिस तो उत्तर प्रदेश को दिया। तो मैं चाह रहा हूं बहस इस पे भी होनी चाहिए कि पुलिस पे कैसे लगाम लगाई जाए, पुलिस कैसे कार्यशैली। मैं कह रहा हूं कि गौशाला में आपका डबल इंजन की सरकार है, मैं तो नहीं रोक रहा हूं, राज शर्मा जी नहीं रोक रहे हैं, नहीं हाथ पकड़ रहे हैं। अरे भाई उनको बजट दे दिए, उनकी अच्छी सेवा परवरिश कराइए। ठीक है कौन रोक रहा है। ठीक है हेमंत गुप्ता जी अब आप अपनी बात पूरी कर दीजिए एक बार। मैं राज शर्मा जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इनके बाद आ जाऊंगा आपको। पुष्पेंद्र देखिए ऐसा है कि जब भी किसी राष्ट्रीय लीडर की बात आती है, राणा सांगा थे कौन, वो हमारे नेशनल हीरो हैं। तो आप देश की रक्षा करने वाले लोग, जिनके वजह से आज इस देश में मेरा वजूद आपका वजूद है, ये भारत जिसको हम हिंदुस्तान करें, जिन लोगों के वजूद से ये हिंदुस्तान बचा हुआ है, अगर हम उसको इंसल्ट करेंगे और बाद में हम ये कहेंगे कि मैं दलित हूं, मेरे घर पे हंगामा हो रहा है, तो ये अपने आप में तुष्टीकरण की राजनीति वाली बात आ जाती है। चाहे वो मुस्लिम तुष्टीकरण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे यादव हो, कोई भी जात का हो। अभी तुष्टीकरण की बात यहाँ नहीं है, यहाँ नेशनलिज्म की बात हो रही है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है। राणा सांगा से राष्ट्रवाद कैसे जुड़ा हुआ है, तो आपको ये देखना होगा कि वो नेशनल हीरो है, उसका किसी को भी इंसल्ट करने का अधिकार, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेसी हो, सपाई हो, कोई भी पार्टी का, किसी को अधिकार नहीं है। और अगर कोई करते हैं तो उसको सामान्य रूप से उसके लिए
अपने आप में गिल्टी फील होनी चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए। लेकिन आप यहाँ कहते हैं मैं दलित हूँ इसलिए मेरे घर पे अटैक कर दी गई। ठीक है, हंगामा करना गलती है, मैं मानता हूँ कि वो गलती किया, लेकिन पहले ये बताएं, अगर आप ना बोले होते तो ये गलतियां नहीं होती। तो पहले गलती आप करें और दूसरे को दोष देते। और आज देखिए सहारनपुर में जो भी वो भी घटना यही है। भाई आखिर ये है क्यों, क्या हो रहा है, इसके पीछे सोची ताकि समझी साजिश है। भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के तहत ये घटनाएं घटाई जा रही हैं, ये घटी नहीं है। इन घटनाओं को खारिज किया जा रहा है और ये घटनाओं को बड़ी संजीदगी से लेने की जरूरत है। आपको नहीं लगता कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है? इसमें देश को सतर्क होना चाहिए, देश के नागरिकों को, चाहे आप पैनल में जो भी भाई हमारे बैठे हैं सभी को सतर्क होने की जरूरत है। क्योंकि मंशा क्या है, जिस दिन इनकी आबादी आपसे बढ़ जाएगी, आप इनके भाईचारे वाले दोस्त नहीं रह जाएंगे, इनके रिश्तेदार नहीं रह जाएंगे, आप वहां चारा बन जाएंगे। तो आपको भी समझना होगा कि हम किसी को उसी हद तक फैसिलिटीज दें, उसी हद तक उनको हम कोई भी चीज का मतलब संवैधानिक अधिकार दें जो हमारे अधिकारों का आनंद नहीं करता हो। ठीक है, यहाँ तो क्या है ना कि एक तरफा अधिकार ये जो घटनाएं हो रही हैं ये एक सोची समझी साजिश है और पीछे कुछ ना कुछ एक बड़ी रणनीति है इनके, है निश्चित रूप से। अभी मैं गुप्ता जी प्लीज देखिए, मेरा कहने का मतलब, देखिए मैं आपको बता दूं पुष्पेंद्र, 40 साल मैंने पत्रकारिता की है और आज मैं सुप्रीम कोर्ट में बतौर प्रैक्टिस करता हूं। मुझे बताइए ऐसा कौन सा कारण है कि 1946 में जो मुस्लिम लीग थी वहां मुसलमान अपना देश का जब बंटवारा हुआ क्यों देश छोड़ करके नहीं गए? जब देश का बंटवारा धार्मिक रूप से हुआ क्यों नहीं गए? धारा 35A कभी संविधान, कभी विधानसभा या लोकसभा में पास नहीं हुआ। चलो फिर वो बना कैसे? देश की गद्दारी है ना। गुप्ता जी आप ठीक है अच्छे विश्लेषक हैं, आप अच्छी बात कह रहे थे। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि डिबेट पे हमें एक तो गुस्सा नहीं होना है और होना भी है। भाई हम विश्लेषक हैं लेकिन हम पहले राष्ट्र के एक सभ्य नागरिक हैं, हमें राष्ट्र से प्रेम है। आप पार्टी से करते होंगे लेकिन मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूँ। मेरे लिए संविधान सबसे बड़ा। ठीक है सर, मैं उसी के तहत बोलूंगा, चाहे वो गलत हो या सही। मेरे लिए ये मत सिखाइए किसी को, और आप भी सिखाएंगे। यहाँ पे चारों में से कोई किसी का हेडमास्टर बनने की कोशिश ना करे, है ना? सब है, हमें भी पता है। आपने नहीं करी है, इधर सुन लीजिए, आपने पत्रकारिता करी होगी, हमने देश की सेवा करी है। इसका मतलब गारंटेड नहीं हो गए, गारंटेड नहीं हो गए। हर कोई के अंदर कभी कभी कोई चीज भी पनप सकती है। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि फिलिस्तीनी का झंडा जिस लड़के ने उठाया, ये नक्कारी सरकार अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई? बताइए मुझे भाई, इतना सा जवाब दो। अच्छा एक और बात, देश के प्रधानमंत्री और देश के विपक्ष के नेता की ये बदतमीज प्रवक्ता, चाहे वो कोई भी हो, बदतमीजी से नाम लेंगे, सांसद का नाम लेंगे बदतमीजी से, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं हमारे अंदर एक सभ्यता होनी चाहिए। और एक और बात है, हम अपने घर में कुत्तों को भी तुम नहीं कहते। यहाँ पे बैठा हुआ एक नालायक प्रवक्ता वो तुम करके बात करे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरे आपके मतभेद हो सकते हैं, मैं आप ही कहूंगा आपको, हम लोग यहाँ पे एक दूसरे का हेडमास्टर बनने की चेष्टा ना करें। हर समय जो चाहे विपक्ष के नेता का नाम, मैं जल्दी से कभी भी प्रधानमंत्री जी के लिए गलत शब्दों का उपयोग करना पसंद नहीं करता, ना ही मुख्यमंत्रियों के लिए। अरे बिरले हैं, किस्मत लेके पैदा हुए हैं जो बन गए हैं, ये कम से कम उनकी थोड़ी लाज तो रखो। मैं कहता हूं मेरे देश का प्रधानमंत्री ताकतवर है वर्ल्ड का। उसी तरह मेरे देश में जो बच्चे 2014 में पहली बार 18 साल के होने पे जिन लोगों ने वोट दिया था, उनको भी ताकतवर बनाइए, उनको बेरोजगार मत रखिए। और यहाँ पे एक और बात बता दो पुष्पेंद्र भाई जी, आप भी मुझे डांट देना, सारे लोग गाली देना, डिबेट तो 1 घंटे के बाद ही छोड़ूंगा। ये क्या नाटक रहा है? हमने चौथी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास में भी नखरे नहीं करे। यहाँ पे बैठे साई साक्षर, यही डर लगता है कि ये छोड़ के न चले जाए, ये छोड़ के न चले जाए। इसलिए बच्चों की आदत खत्म करनी होगी। और एक बात कहना चाहूंगा, जैसे गुप्ता जी ने कहा आपका सम्मान है, आप बहुत नॉलेज वाले हैं, आपका हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा बायस नहीं होना है। आपको बैलेंस करके बोलना है। अगर कांग्रेस की गलती है वो बोलिए, जो बीजेपी कर रही है वो गलती है। क्योंकि एक सवाल पुष्पेंद्र भाई आपका खा गए अश्वनी साय साहब, कि जब पहले भी 2014 से पहले हो रहा था और अब भी हो रहा है, तो बदला क्या? उसका जवाब आप इनसे लीजिएगा बस। ठीक है राकेश जी। जी कहिए। मैं एक बात और कहना चाह रहा था।
ये जिस धर्म मजहब के नफरत फैलाते हैं, कई चैनलों पे कई दिनों से चल रहा है, मीडिया में चल रहा है कि 25 लाख रुपया देने के घोषणा उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया था, जो कुंभ में जिनकी मौत हुई, 2.5 लाख रुपया दिया जा रहा है। बताइए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं पुष्पेंद्र जी, ये न हिंदू के हैं न मुसलमान के, ये सिर्फ कुर्सी के। अभी गुप्ता जी कह रहे थे कि पहले मैं नेशनलिज्म हूं, मैं कह रहा हूं जितने लोग बैठे हैं सब पहले नेशनलिज्म। और राकेश जी, मैं तो बिल्कुल ये बात मानता हूं, जैसे अभी आपने बताया कि महाकुंभ में जो 25 लाख रुपए की घोषणा की गई थी, ठीक है, मेरे सामने भी ऐसे मामले आए कि 2-2.5 लाख 5 लाख रुपए तक मिले और फिर उनको पैसे नहीं मिले। और जब राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में तो मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करता। अगर कोई विधायक भी है, सांसद भी है, तो वह पहले अपने परिवार वालों को, अपने जो सबसे खास है उनकी तरक्की सोचेगा। कोई पीड़ित कितना भी मरने से क्यों ना लगा हो उसके बारे में नहीं सोचेगा। मैं कह रहा हूँ पुष्पेंद्र जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो अंग्रेजी अखबार और हिंदी मीडिया जो कह रहे थे, मैं वो कह रहा हूँ। मैं विपक्ष में बैठा हूँ, विपक्ष का काम ही है आईना दिखाना, सरकार को बताना कि आप भाई 25 लाख कहे थे और वो हिंदू है, हिंदू महाकुंभ में उनकी मृत्यु हुई थी, तो आप बड़ा दिल करके 25 लाख दीजिए। 2.5 लाख रुपया क्यों देख रहे हैं, क्यों उनको दौड़ा रहे हैं? आप तो चिन्हित कर लिए, आप तो लिस्ट बना लिए, तो आप पहली बार उनको बिना दौड़ाए दे दीजिए। नहीं, चलिए ठीक है राकेश जी, वैसे भी समय की कमी है फिलहाल। लेकिन राजनीति में जिस हिसाब से जब महाकुंभ की बात होती है तो महाकुंभ के दौरान जिस तरीके की राजनीति अखिलेश यादव जी की देखने को मिली, तो लगा था कि अखिलेश यादव ने वो मुकाम हासिल कर लिया है राजनीति में, इतना अच्छा उस समय पर वो कर रहे थे। उन्होंने आलोचना की सरकार की, लेकिन उस तरीके से विरोध नहीं किया जब वो पहले किया करते थे। तो यहाँ पर पता चला कि वो अब केंद्र की राजनीति में ज्यादा इन्वॉल्व हैं, और जो राजनीतिक लोग थे उनका भी मानना यही था कि अब अखिलेश यादव और लंबे समय तक इस राजनीति में चल सकते हैं। लेकिन अब जो विवाद शुरू होने लगा है, ठीक है, पीडीए को साधने के लिए किसी का भी समर्थन कर देना बिना कुछ जाने, तो कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात से हल्की सी शिकायत है कि इस आपको शिकायत हल्की से हो सकती है पुष्पेंद्र जी, मगर हमें नहीं। हम तो पूछना चाहते हैं, हेमंत गुप्ता जी ये बता रहे हैं कि वरिष्ठ वकील भी हैं और पत्रकार भी रहे हैं इतने दिनों तक, एक चीफ मिनिस्टर की बिना कारण बताओ गाड़ी आधे घंटे क्यों रोकी गई? क्यों रोकी गई गाड़ी? गुप्ता जी क्या हो गया था? किसी के धर्म में बताओ, किसी के यहाँ जाके बधाई देने में क्या दिक्कत आ गई उत्तर प्रदेश की सरकार को? अगर वो माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस में कह दिए तो वो राजनीति हो गई। नहीं, देखिए मैं तभी तो बोल रहा हूं क्योंकि राजनीति है, और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक है। जो लोग एक तरफ ये भी कहते थे कि भैया एक वरिष्ठ वकील बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, तो बीजेपी के ही लोग सबसे ज्यादा फिलहाल इफ्तार पार्टी में जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। राकेश जी समय कम है। राज शर्मा जी, राकेश जी और हेमंत जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, माफी चाहूंगा और सवाल आपसे नहीं ले पाया, लेकिन जिस हिसाब से फिलहाल सहारनपुर में ये पूरा मामला देखने को मिला है तो चिंतित जरूर करता है। हालांकि इसमें अब प्रशासन जरूर लोगों को चिन्हित करने से लगा हुआ है, और क्या कुछ इसमें आगे कार्रवाई होगी वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।